नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया। इसके पहले 2019 में अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया था। आज जब उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में आकाश आनंद का चयन किया तो उस समय उन्होंने कहा कि युवा चेहरा है, जोश से भरा है और पार्टी को आगे ले जाने में, पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पूरे भारत में विकसित करने का काम करेगा। पार्टी अध्यक्ष मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि क्या मायावती युग का अंत हो गया? क्या मायावती दलित राजनीति से संन्यास लेने जा रही हैं? क्या मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पार्टी को कमज़ोर कर रही हैं? क्या मायावती पार्टी के कार्यों से मुक्त होकर के भतीजे को पार्टी का प्रमुख बना देने के बाद फुल टाइम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगी? और दूसरी बात, उन्होंने न सिर्फ आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया बल्कि पार्टी का मुस्लिम चेहरा दानिश अली, जो अमरोहा से एमपी थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। सवाल उठता है कि मुस्लिम वोट क्या भी खिसक जाएगा? जिस तरह से कि दलित वोट 2022 के चुनाव में खिसक गया था और जो कुछ बचा खुचा मुस्लिम वोट था वो भी दानिश अली के साथ चला जाएगा। और चर्चा ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण नेता अधीर रंजन चौधरी ने इन्हें ऑफर दिया है दानिश अली को कि आप चाहें तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएं, और शामिल होंगे भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, किसी की बी टीम नहीं है और न किसी को बी टीम बनाती है। तो सवाल उठता है कि जब मायावती ने आज इतना बड़ा परिवर्तन किया और पार्टी पर अब सिर्फ 3 लोगों का अधिकार रहेगा, मायावती का, उनके भाई उपाध्यक्ष जो हैं आनंद कुमार का और भतीजे आकाश आनंद का, पार्टी में प्रजातंत्र एक तरह से खत्म हो गया। पार्टी में आकाश आनंद से ज़्यादा अनुभवी नेता मौजूद हैं, इसके बावजूद आकाश आनंद का चयन क्यों किया गया, यह सवाल उठेगा। और दूसरा सवाल यह उठेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस की आलोचना वंशवाद के आधार पर मायावती नहीं कर सकेंगी, क्योंकि मायावती खुद वंशवाद को बढ़ावा दे रही हैं। 2019 में भाई को पार्टी का उपाध्यक्ष बना करके और आज पार्टी का उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बना करके। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक कठपुतली की तरह मायावती का इस्तेमाल कर रही है, उसके इशारे पर मायावती पार्टी से संबंधित निर्णय लेती जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि दलित वोट मायावती को मिले, मुस्लिम वोट मायावती को मिले, बल्कि वह दलित वोट और मुस्लिम वोट को अपनी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी की में शामिल करने के लिए सारी नौटंकी कर रही है। अमित शाह के आदेश पर क्या दानिश अली को बाहर का रास्ता दिखाया गया? क्या अमित शाह के आदेश पर भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया गया? और यदि उत्तराधिकारी वो बना है तो पूरी कमान उसके हाथ में नहीं दी गई है।
कहा जा रहा है कि उत्तराखंड और हिमाचल मायावती खुद देखेंगी, बाकी उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेश को आकाश आनंद संभालेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती क्या पार्टी को सशक्त कर रही हैं या फिर पार्टी को पतन के रास्ते पर ले जा रही हैं। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पार्टी को पतन के रास्ते पर ले जा रही है। जो आरोप कांग्रेस पर हमेशा से लगता रहा है, आज भी लगता है, आगे भी लगेगा, वंशवाद का आरोप, परिवारवाद का आरोप, उसी ढर्रे पर अगर मायावती चल रही हैं और पार्टी के दूसरे कद्दावर नेताओं को नज़रअंदाज कर रही हैं, तो क्या इसका हश्र होगा? यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि अगर 2022 में के पहले 2021 में या 2020 में पार्टी की कमान आकाश आनंद को सौंप दी गई होती तो 2022 की बड़ी हार के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता और पार्टी पर पूरा अधिकार मायावती खुद अपना रखती। लेकिन सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए कि उस समय पार्टी का उत्तराधिकारी इन्हें नहीं नियुक्त किया गया था। और आज की तिथि में अगर 2024 के चुनाव के ठीक पहले अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रही हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की संयोगवश, दुर्भाग्यवश अगर बड़ी हार होती है, तो क्या आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटाया जाएगा? सवाल बहुत से हैं, लेकिन जो ज़्यादा जरूरी सवाल है वो ये है कि मायावती क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी की राजनीति, दलित राजनीति के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही हैं? क्या मायावती अब दलितों की मसीहा नहीं रह गई हैं या मानती ही नहीं है? क्या ओबीसी वर्ग का एक बड़ा वोट तबका जो उनके साथ था वह भी खिसक जाएगा? मुस्लिम वोट तो जाएंगे ही, लेकिन ओबीसी वोट जाने का भी खतरा मंडरा रहा, क्योंकि मायावती ने कभी भी ओबीसी जनगणना की बात, ओबीसी हक अधिकार की बात नहीं किया है। ओबीसी की तो बात दूर, उन्होंने दलित और आदिवासी समाज के लिए भी बातचीत नहीं किया और उसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जिस तरह से अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग का साथ दे रहे हैं और ओबीसी समाज में कोई दुर्घटना होती है, कोई हत्या होती है, कोई बलात्कार होता है या कोई भी अन्य गतिविधियां होती हैं तो वहां पहुंचते हैं, लेकिन मायावती किसी दलित समुदाय की महिला से अगर बलात्कार होता है, किसी दलित समाज के व्यक्ति की हत्या होती है तो उस पर आवाज नहीं उठाती है, पहले उठाया करती थी। तो मायावती को चाहिए कि पार्टी के संगठन को जैसे था वैसे ही रहने देना चाहिए थे। एक सवाल और कि मायावती अगर अपने भतीजे को उत्तराधिकारी बना दी हैं तो क्या अब खुद कोई निर्णय नहीं लेंगी? क्या उनका भतीजा ही हर निर्णय लेगा और उनके भतीजे का निर्णय पार्टी को मान्य होगा, मायावती को मान्य होगा? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। हमें लगता है कि भतीजे के कंधे पर बंदूक रख करके मायावती बंदूक चलाना चाहती हैं, निशाना साधना चाहती हैं, दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना, दिखाने के लिए कांग्रेस के ऊपर निशाना और वास्तविक रूप से अखिलेश यादव के ऊपर निशाना। भारतीय जनता पार्टी के बारे में सबको पता है कि वह जिस पार्टी को बी टीम बना लेती है उस पार्टी को खत्म करके ही दम लेती है। नीतीश कुमार को भी खत्म करना चाहती थी जब उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बिहार में चल रही थी, तो नीतीश कुमार के विधायकों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया था अमित शाह ने। और जब इसकी भनक लगी नीतीश कुमार को तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का साथ छोड़ करके लालू यादव का साथ पकड़ लिया और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बना लिया। वही कुदृष्टि अगर आज अमित शाह की बहुजन समाज पार्टी पर पड़ी है तो मायावती को नीतीश कुमार से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने किस तरह से उनका मुकाबला किया और किस तरह से आज वो अच्छी स्थिति में है
और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का शिकार नहीं हुई। लेकिन मायावती क्या चाहती हैं कि अमित शाह के षड्यंत्र का शिकार हों, अमित शाह के साजिश का शिकार हों। अगर ऐसा चाहती हैं तो शायद ये दलित राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अगर मायावती लंबे समय तक बी टीम के रूप में काम किया, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में, और इधर चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ईवीएम से लेकर के तमाम तरह के आरोप लगाए, और उसके बाद आज अभी बहुत दिन नहीं हुआ चुनाव खत्म हुए, एक हफ्ते ही हुए हैं, और एक हफ्ते में ही उनका रुख बदल गया और अब पार्टी के संगठन को मजबूत कर रही हैं या कमजोर कर रही हैं, यह तो समय बताएगा। लेकिन मायावती को चाहिए कि कांग्रेस से वार्ता जारी रखें। अगर चाहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बसपा को खत्म कर देगी और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि खत्म हो। कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टी के रूप में, इंडिया के घटक दल के रूप में मायावती का स्वागत कर रही है, क्योंकि मायावती का जनाधार है उत्तर प्रदेश में अखिलेश के बाद या अखिलेश से ज़्यादा, क्योंकि पिछले लोकसभा 2019 के चुनाव में मायावती को 10 सीट मिली हैं, अखिलेश यादव को 5 सीट मिली है। तो इससे तो यही माना जाएगा कि अखिलेश यादव से कहीं ज़्यादा मायावती का जनाधार है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो भारतीय जनता पार्टी की बात अगर मानेगी तो वो इनकी पार्टी को ख़त्म कर देगी। कभी कहेगी कि मुस्लिम चेहरे को अलग कीजिए, और मुस्लिम चेहरे को अलग करने के लिए मायावती को क्यों राजी किया, इसकी भी वजह है। विधूड़ी जी, जो कि नई संसद भवन में रामवीर विधूड़ी ने जिस तरह से दानिश अली को गालियां दिया था और जिस तरह से बदनाम किया था, जिस तरह से उग्रवादी कहा था, कटुआ कहा था, देशद्रोही कहा था, और तो पता नहीं कितनी कितनी गालियां दिया था, तो स्वाभाविक है कि दानिश अली क्रुद्ध हुए और उसका उन्होंने प्रतिकार किया, और राहुल गांधी उसी दिन उनके घर गए थे। लेकिन मायावती या मायावती का कोई प्रतिनिधि, इनके भाई आनंद कुमार या इनके भतीजे आकाश आनंद या पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता दानिश अली के घर नहीं गया सहानुभूति जताने के लिए। राहुल गांधी ने जाकर के सहानुभूति जताया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मुस्लिम वोट साधने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी अगर दानिश अली के घर जा सकते हैं, और दानिश अली जिस तरह से रामवीर विधूड़ी के बयानों या उनकी गालियों की अभी तक भर्त्सना कर रहा है, रामवीर विधूड़ी सहित भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना कर रहा है, इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए दानिश अली को सबक सिखाने के लिए अमित शाह ने मायावती को संदेश दिया कि आप दानिश अली को हटाइए। अगर अपनी पार्टी को सुरक्षित रखना चाहती हैं तो उसे हटाना ही पड़ेगा, और उनके एक इशारे पर उसे हटा दिया गया। अगर नहीं हटाती तो सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक हो सकता था, फिर से इनके ऊपर 2024 के पहले ही शुरू हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के पास एक वही बड़ा शस्त्र है, या कहें कि ब्रह्मास्त्र है, जिसके बल पर वह सभी को डरवाता है, और जो नहीं डरते हैं उनके खिलाफ उपयोग करता है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मायावती और उनकी पार्टी का इस्तेमाल करना चाहती है, उसमें वो सफल होते हुए नजर आ रही है। लेकिन मायावती एक चतुर खिलाड़ी हैं। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। 4 बार मुख्यमंत्री आज तक कोई भी नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में, और एक कांसी राम की शिष्या के रूप में एक मजी हुई नेता है। जो काम करेंगी पार्टी के हित में करेंगे, दलित के हित में करेंगी, यह अनुमान तो लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सीबीआई, ईडी, आईटी के दबाव के तहत काम कर रही हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन जिस दिन केंद्रीय चुनाव आयोग की चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उस दिन
मायावती को इंडिया में आ जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इनके ऊपर सीबीआई ईडी आईटी का फंदा नहीं कस सकेगा। मायावती को वक्त की नजाकत पहचाननी चाहिए। आज अगर वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पार्टी की नीतियां बदल रही हैं, पार्टी के संगठन को बदल रही हैं और पार्टी के ऊपर वंशवाद का आरोप लगने या लगाए जाने का डर भी इन्हें नहीं सता रहा है, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ यही माना जाएगा कि भतीजे को पार्टी प्रमुख बनाने और दानिश अली को निकालने के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं, मायावती नहीं जिम्मेदार हैं। लेकिन अमित शाह चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जिम्मेदार नहीं हो पाएंगे, तब सीबीआई ईडी आईटी से मायावती मुक्त हो जाएंगी। उस समय इन्हें इंडिया में शामिल हो जाना चाहिए और जान लीजिए कि अगली सरकार जो बनने वाली है वो बीजेपी की नहीं बनेगी। साम दाम दंड भेद, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, जितना भी करना हो कर लें, लेकिन जिस तरह से मतदाताओं का 100 करोड़ मतदाताओं का जनसैलाब इंडिया का समर्थन करने जा रहा है, उसमें कोई भी भारतीय जनता पार्टी का हथियार काम आने वाला नहीं है। राम मंदिर के मामले में, हिंदू मुस्लिम के मामले में, मोदी जी के चेहरे के मामले में आरएसएस को पता है, उसके अखबार ऑर्गेनाइजर को भी पता है कि ये सब मुद्दे अब काम आने वाले नहीं हैं। राम मंदिर का मुद्दा कर्नाटक में भी नहीं काम आया, राजस्थान में भी नहीं काम आया, मध्य प्रदेश में भी नहीं काम आया, छत्तीसगढ़ में भी नहीं काम आया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी ले डूबी कांग्रेस को, और मध्य प्रदेश में इनका ईवीएम इन्हें जिताया है, राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम ने नहीं जिताया है। और इसकी पुष्टि दिग्विजय सिंह ने कर दी है, सबूत भी पेश कर दिया है, वीडियो बहुत से वायरल हो रहे हैं कि ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है, ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, उसमें सेटिंग की गई है। दूसरी बात, दलित राजनीति को मायावती को मजबूती से पकड़ना होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस से दूरियां बनाएंगी तो कांग्रेस के अध्यक्ष आजकल एक दलित हैं, बुद्धिस्ट हैं, अंबेडकरवादी हैं। शायद मायावती से ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं, ज़्यादा अंबेडकरवादी हैं और दलितों के खैरम ख्वाह हैं। और चर्चा यह भी है कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, और ये ऐसी शख्सियत हैं कि ये 2 जगह से चुनाव लड़ सकती हैं। नीतीश कुमार बिहार से भी लड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश से भी लड़ सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से भी लड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश से भी लड़ सकते हैं। तो जिस दिन मल्लिकार्जुन का पदार्पण उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और दलित समाज को लगेगा कि हाँ, उनका दलित समाज का व्यक्ति, बुद्धिस्ट समाज का व्यक्ति और अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो सारा का सारा दलित वोट, पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों का भी वोट मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की ओर शिफ्ट होने में देर नहीं लगेगी। आजकल मतदाता यह देखते हैं कि अगर वो जो वोट दे रहे हैं उसके आधार पर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उनका वोट प्रधानमंत्री बनने के लिए जाएगा, और फिर मायावती की क्या स्थिति होगी सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती की क्या स्थिति हुई है, और जिस तरह से मायावती लगातार अपने पैरों पर कुल्हाड़ियां मारती जा रही हैं, 2024 में बसपा का क्या हश्र होने वाला है, इसे का भी अनुमान अभी से लगाया जा सकता है। लेकिन अभी समय है मायावती के साथ कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करना बंद कर दें, अमित शाह के इशारे पर काम करना बंद कर दें, आरएसएस के इशारे पर काम करना बंद कर दें, ब्राह्मणों के इशारे पर काम करना बंद कर दें, हर हर महादेव का नारा लगाना बंद कर दें और फिर से अंबेडकरवादी बन जाएं, बुद्धिस्ट बन जाएं और इंडिया में शामिल हो जाएं। इसी में इनकी भलाई है, और तभी इनकी पार्टी बचेगी और तभी इनका संगठन बचेगा, और तभी दलित राजनीति की दशा और दिशा सुनिश्चित कर सकती हैं मायावती। आज जरूरी है कि मायावती
अपने विवेक से काम करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि उनके ऊपर वंशवाद का आरोप लगे, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि पिछड़ी जातियों का नेता या बड़ा नेता कद्दावर नेता वो नहीं है। पिछड़ी जातियों के साथ खास करके अति पिछड़ी जातियां जो हैं उनके ऊपर इनकी दृष्टि होनी चाहिए और उनसे मिलना जुलना, उनके सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए अखिलेश यादव की तरह। तभी मायावती का जनाधार बच सकेगा, वरना जिस रास्ते पर मायावती चल रही हैं इससे न सिर्फ पार्टी ही खत्म होगी बल्कि इनकी दलित राजनीति पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आपने देखा होगा कि तेलंगाना में केसीआर की बुरी तरह से हार हुई है, बीआरएस की बुरी तरह से हार हुई है। उसने भी वंशवाद को बढ़ावा दिया था। केसीआर ने अपने बेटे को आगे कर दिया चुनाव प्रचार करने के लिए और चुनाव के संगठन की सारी जिम्मेदारी बेटे पर डाल दी, बेटे को प्राथमिकता दिया। पार्टी के बड़े नेताओं को नहीं साथ लिया बल्कि बेटे के ऊपर भार झोंक दिया चुनाव प्रचार से लेकर के पार्टी की रणनीति तय करने के लिए। और हश्र क्या हुआ, अपरिपक्वता दिखाया उनके बेटे ने। कोई अनुभव नहीं था जिसको कि जिम्मेदारियां सौंप दिया था और पार्टी की बुरी तरह से हार हुई और सत्ता से बहुत दूर निकल गई बीआरएस केसीआर की पार्टी। मायावती क्या केसीआर से सबक ले सकती हैं? अगर ले सकती हैं तो उन्हें जो निर्णय ले रही हैं पार्टी का उत्तराधिकारी बना रही हैं एक ऐसे शख्स को जिसे कि राजनीतिक अनुभव शून्य है, जिसे कि दलित समाज पूरा अच्छी तरह से उनका नाम भी नहीं सुना होगा, जानता होगा, जो बिल्कुल युवा चेहरा है। उसे तो अभी पार्टी के कैडर में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए था, लेकिन नहीं। अगर उसे मायावती ने अहमियत दिया है तो निश्चित रूप से केसीआर जैसा हाल होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को जो 10 सीटें 2019 में आई हैं वो भी घट करके 1-2 पर हो जाएंगी या हो सकता है कि बिल्कुल खत्म हो जाए। इसलिए मायावती को कांग्रेस से नज़दीकियां बढ़ानी चाहिए और चुनाव आचार संहिता मार्च में लागू होगी। जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए तो उस समय कांग्रेस के साथ इंडिया में आ जाना चाहिए और इंडिया का जम कर करके प्रचार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की गलतियों को, इनके देश बेचने की प्रवृत्ति को, इनकी लोकतंत्र के खिलाफ काम करने की प्रवृत्ति को, संविधान की को खत्म करने की प्रवृत्ति को, हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को उजागर किया जाए दलित समाज में, बहुजन समाज में और पूरे देश की जनता में, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है 2024 के बाद वो भारत की भी बड़ी पार्टी न रहने पाए, इसके बारे में मायावती को सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।